नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, एक सदनीय विधायिका के मामले में यदि विधानसभा सत्र में नहीं होती है, या द्विसदनीय विधायिका के मामले में यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सत्र में नहीं होते हैं तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में। और आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर विधानसभा सत्र में नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा ऐसे सिचुएशन में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। वहीं वैसे स्टेट जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, तो ऐसे स्टेट में जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में से एक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। यहाँ पर वे इस मामले में सरकार के सलाह पर कार्य करते हैं, यानी कि कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। और इसीलिए अध्यादेश जारी करना राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में से एक नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, राज्य द्वारा जारी अध्यादेश पर राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है यदि विधेयक में वही प्रावधान हो जिस पर राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता रही हो, तो उसे राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल के द्वारा उन विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा रहा है जिन पर राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है या फिर उनसे पूर्व मंजूरी लेना पड़ता है, तो यहाँ पर राज्य द्वारा जारी अध्यादेश पर राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यह कहना पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, केरला गवर्नर गिव एसेंट टू लोकायुक्त ऑर्डिनेंस। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि केरला के राज्यपाल के द्वारा वहां के लोकायुक्त ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया गया है। इस पर हमने पहले भी बातें की हैं। आपको याद होगा कि इस ऑर्डिनेंस में यह कहा गया है कि राज्य सरकार लोकायुक्त के द्वारा दिए गए जो प्रस्ताव हैं, जो सुझाव हैं, उनको मान भी सकती है और ठुकरा भी सकती है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्रिम जमानत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, यह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अग्रिम जमानत की। और आपको ध्यान में रखना है कि अग्रिम जमानत याचिका एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है जिसे यह लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त अदालत में आवेदन दायर कर सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा रही है तो यहाँ पर यह याचिका केवल उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय और सत्र न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सत्र न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, वहां पर
इस याचिका को दायर किया जा सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, जमानती और गैर जमानती दोनों तरह के अपराधों के मामले में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया जा सकता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ गैर जमानती अपराधों के मामले में ही अग्रिम जमानत याचिका डाली जा सकती है और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन भी गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला कथन ही सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है हाई कोर्ट ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल टू दिलीप। और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट चुनिए। यहां पर पहला कथन है, पीएमएमवीवाई एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई थी और यहां पर इस योजना के तहत सरकार के द्वारा पहले बच्चे के जन्म के लिए एक महिला को उसके मजदूरी में हुए नुकसान और उसके सही तरीके से पोषण के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एक अन्य योजना जिसे हम जननी सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं, उसे भी इस योजना के साथ जोड़ दिया गया है। और जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत जन्म के लिए महिला को 1,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि यहां पर कुल 6,000 रुपए महिला को दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के एक महिला को 6,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकदी डाली जाती है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 6,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, 5,000 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत और 1,000 जननी सुरक्षा योजना के तहत, यहां पर ये सारे पैसे उसे उसके अकाउंट में इंस्टॉलमेंट के रूप में दिए जाते हैं और इसीलिए यहां पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहां पर तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है यूनिवर्सलाइज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम से एक्टिविट्स। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुछ चेंजेस किए गए हैं और यहां पर सरकार ने यह घोषणा की है कि इस योजना के तहत जो 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं वह दूसरे बच्चे के जन्म के समय भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर यहां पर दूसरा बच्चा लड़की हो तभी जाकर के इसका लाभ माता को दूसरे बच्चे के जन्म में दिया जाएगा, जिसको लेकर के सरकार की यहां पर आलोचना हो रही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, का अनुदान कारावास की एक रास्ता को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण के साथ निरंतरता बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए है। यद्यपि बिना किसी कारण के फिल इन द ब्लैंक्स का दावा किया जा सकता है, कैदी के पास फिल इन द ब्लैंक का दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स का अनुदान जनहित के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए और कुछ श्रेणियों के कैदियों को देने से मना किया जा सकता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसका उल्लेख कर रहा है और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेरोल, दूसरा है फरलो, तीसरा है बेल और चौथा है एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर फरलो की चर्चा की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज
आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है, जिसका शीर्षक है राम रहीम रिलीज ऑन 21 डे फरलो। आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग पेरोल और फरलो में कंफ्यूज रहते हैं। फरलो एक अवधारणा है जो मोटे तौर पर पेरोल के ही समान है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर है पेरोल और फरलो में। जब किसी व्यक्ति को लंबी अवधि का कारावास होता है तो ऐसे मामले में फरलो दी जाती है। और फरलो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ टिप्पणियां भी की गई हैं। यहां पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर किसी कैदी को लंबे समय का कारावास दिया गया है तो उसे फरलो दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसका पारिवारिक जीवन और समाज के साथ उसका जुड़ाव बना रहे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि कैदी के पास फरलो का दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है और यहां पर अदालतों को जनहित को देखते हुए किसी भी कैदी को फरलो देना चाहिए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ श्रेणियों के कैदियों को फरलो देने से मना किया भी जा सकता है। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरलो की चर्चा की जा रही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फरलो। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसके अलावा द मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट यानी कि मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट यानी कि राजकोषीय नीति वक्तव्य। तो इस तरह के स्टेटमेंट वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश करते समय रखा जाता है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2003 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में FRBM एक्ट कहते हैं। और उसी के तहत सरकार को यह बताना होता है कि वह अपने राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन कौन से कार्य कर रही है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसी अधिनियम के तहत सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष 3 नीतिगत विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम मैंने आपको अभी अभी बताया। यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के रक्षा निर्यात के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया गया है, उससे आगे चल करके भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह आगे बढ़ सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि 28 जनवरी को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और फिलीपींस के बीच में एक समझौता हुआ जो कि $374.96 मिलियन का है और यहां पर फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद रहा है और यह इसका पहला एक्सपोर्ट है। और यहां पर आपको यह जानकारी दी गई है कि 2016-17 से लेकर के 2018-19 के बीच में देश का जो रक्षा निर्यात है वह 1,521 करोड़ से बढ़कर के 10,745 करोड़ हो गया है। यानी कि 2016-17 से लेकर के 2018-19 के बीच में भारत के द्वारा जो रक्षा निर्यात है उसमें 700% की वृद्धि देखी गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत आसानी से 2025 का जो उसका लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता है। यहां पर सरकार के द्वारा यही बताया गया है कि उसके द्वारा 2020-21 में 8,434 करोड़ के रक्षा निर्यात किए गए हैं और जो वित्तीय वर्ष 2021-22 था उसमें जो है निर्यात का जो लक्ष्य है वह 10,000 करोड़ था। तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे भारत का जो रक्षा निर्यात है वो भी बढ़ रहा है और लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका निर्यात दूसरे देशों को बढ़े। और यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड हैं,
इसी तरीके से जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे खरीदने के लिए साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश अपनी इच्छा जता रहे हैं। उसी तरीके से भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वॉरशिप है, रडार, मिलिट्री व्हीकल, इन सभी के बहुत सारे खरीदार हैं विदेशों में और सरकार यह चाह रही है कि वह हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे तेजी से आगे बढ़ाए। तो इसी को लेकर के यह न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।